कोटा की मैं बच्चों की कहानियाँ सुनता था। रैंक 1 निकालते हैं, रैंक 10 निकालते हैं। मैं कहाँ इस रेस में भाग रहा हूँ जिसके लिए मैं शायद बना भी नहीं हूँ। मैं अपने मैथ्स के मिड टर्म में फेल हो गया था। घर वालों ने इतना पैसा और टाइम इन्वेस्ट किया है, वो वेस्ट नहीं जाने देना था यार। नवंबर में हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर आके कहते हैं कि जेईई मेंस के 4 अटेम्प्ट होंगे अब से। ऑनलाइन मेरे को एनटी अभ्यास नाम का एक ऐप मिला जो गवर्नमेंट हमारे प्रीवियस बैच के लिए। तो मैं कह रहा अब आईआईटी दिल्ली क्रैक करना है, कुछ भी हो जाए। पता नहीं कैसे करना है, बस करना है। तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि यार मैं ज़्यादा पढ़ के आया हूँ, पेपर ईज़ी आ गया। Hi everyone, I'm Bhavnish Yadav. I'm a currently second year engineering student from IIT Delhi, pursuing my civil engineering. And आज मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा यार कैसे मैंने मैथ्स में फेल होने से IIT जेई का टफेस्ट एग्जाम क्रैक किया। तो यार मेरी कहानी शुरू होती है 10th क्लास में फोमो के साथ। मेरे सारे दोस्त कोई फैंसी कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे यार आईटी के लिए। मेरे को आईटी का आई भी नहीं पता था कि वो क्या होता है। बिल्कुल आइडिया नहीं था कि होता क्या है। इंजीनियरिंग का भी कोई आइडिया नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी इंजीनियर नहीं था और मैं अपनी फैमिली का पहला आईआईटीएन हूँ। अपने पूरे मतलब बैकग्राउंड जनरेशन से मेरी पूरी फैमिली मिडल क्लास थी, फार्मर थे दादा और पापा पहली बार ऑफिसर बने थे, तो पहली बार इंजीनियरिंग का एक्सपोज़र नहीं था, बस दोस्तों ने कोचिंग जॉइन करी तो मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ। अब कोचिंग में मैंने फिटजी जॉइन कर ली थी क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ट्रेंडी थी हम जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो फिटजी जॉइन करी, बिग बैंग का एग्ज़ाम होता है वो दिया और उसमें अच्छी खासी स्कॉलरशिप आ गई। तो मन बना लिया कि हाँ, फिटजी जाना है और कहीं नहीं जाना है। और रिसेंटली जहाँ से मैं आता हूँ फरीदाबाद में, वहाँ पे आईआईटी के स्कूल्स भी होते हैं जो कि आपको प्रिपरेशन कराते हैं। तो वो भी मैंने फोमो-फोमो में जॉइन कर लिया। 11th की स्टार्ट अच्छी से हुई। बचपन से मैं बहुत बड़ा एक इंट्रोवर्ट था। मेरा कोई एज़ सच फ्रेंड नहीं था, ना मैं ज़्यादा सोशलाइज़ेशन में बिलीव किया करता था। तो जब 11th स्टार्ट हुई तो मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मैं सोचता था कि यार चलो पढ़ ही लेते हैं। जो डीपीपी शीट्स हमें मिलती है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो धीरे-धीरे मैं वो सॉल्व करता तो मज़ा आने लगा और पढ़ाई में एकदम से ना इंटरेस्ट सा जागने लग गया और उसके बाद पढ़ाई मन से करने लग गया। और जैसे मैं जिस एनवायरनमेंट में था, वो बड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था। ऑल्दो उतना कॉम्पिटिटिव नहीं था जितना कोटा में था। कोटा की मेरे को बहुत सारी गंदी मेमोरीज़ है। कोटा की मैं बच्चों की कहानियाँ सुनता था। रैंक 1 निकालते हैं, रैंक 10 निकालते हैं, केवीपीआई, एनटीएससी जैसे ओलंपियाड्स निकालते हैं, तो उनसे मेरे को डर लगा करता था बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बचपन में एक भी ओलंपियाड नहीं दिया था और जो दिया था उसमें कुछ अच्छा मतलब ऐसा सच रिज़ल्ट आया नहीं था। तो ओलंपियाड से मेरे को डर लगता था। जो बच्चे ओलंपियाड को अच्छे से क्रैक करते थे, उनसे तो ख़ास करके यार ये लोग तो बचपन से पढ़ रहे हैं आईआईटी के बारे में, इन लोगों का तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। मैं कहाँ इस रेस में भाग रहा हूँ जिसके लिए मैं शायद बना भी नहीं हूँ। बचपन से सिर्फ़ बोर्ड्स का ही पढ़ा, वो भी रट-रट के पढ़ते थे एसएसटी वगैरह। तो साइंस का कुछ इतना मतलब ऐसा था कि ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कैसे आईटी की चीज़ें चलती है, स्ट्रैटेजाइज़ कैसे करें, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, तो और उनको सब कुछ पता था, तो कोटा वालों का एक फ़ियर रहता था मेरे मन में और वही इन्फीरियॉरिटी मेरे को पुश करती थी कि यार चलो मैं पढ़ लेता हूँ, कुछ नहीं तो उनके एटलीस्ट पास आ जाऊँगा, हल्का-फुल्का भी 1-2% उनके पास आ जाऊँगा। और ऐसे ही हमारे स्कूल में यार टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगा तब आया था हमारे स्कूल में, जेईई मेन्स की मॉक टेस्ट सीरीज़ हुआ करती थी और उस टाइम सब बच्चे 11th में मज़े-मज़े में थे, मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता, तो उसमें अच्छे नंबर आ गए। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस जागा कि हाँ यार, अगर मेहनत करी तो इस पेपर में नंबर ला सकते हैं। तो तब ये गोल नहीं था कि जेईई मेन्स जैसा, जेईई एडवांस जैसा बड़ा पेपर क्रैक करना, बस इतना था कि स्कूल के टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं। तो उसके लिए प्रिपेयर करते थे, हमारे मंथली स्कूल में टेस्ट हुआ करते थे, उसके लिए प्रिपेयर करता था मैं। वो जेईई टाइप के ही पेपर हुआ करते थे, जो आजकल कोचिंग भी कंडक्ट कराती है। साथ में फिटजी के टेस्ट हुआ करते थे, उनके लिए प्रिपेयर करते-करते सिलेबस अच्छा खासा चल रहा था। कभी-कभी दोस्त ज़्यादा मार्क्स ले आते थे, तो वो एक थ्री इडियट्स वाला डायलॉग है कि दोस्त ज़्यादा मार्क्स लगाए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो फीलिंग आती है यार ये बंदा मेरे से ज़्यादा क्यों नंबर ले आया, मैं इससे ज़्यादा पढ़ा था। तो वो एक कई कॉम्पिटिटिवनेस थी जो कि और इम्प्रूवमेंट में हेल्प करी थी। ऐसे आते-आते 11th में मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस कर ली थी। बट सब्जेक्टिव टाइप मेरा कहीं न कहीं बहुत बेकार चला गया था, वीक चला गया था। तो हमारे मैथ्स का मिड टर्म हुआ था और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे भर-भर के और मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं थे। तो उसमें मेरा फेल हो गया था। मैं अपने मैथ्स के मिड टर्म में फेल हो गया था और वो इतना गंदा सेटबैक लगा था ना, उस समय मेरी जेईई की भी मैथ्स कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के दम पे ही मैं था। तो उस समय इतना गंदा लगा और उस समय काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया, 1-2 बार रोना भी आ गया कि यार इतना पढ़ के भी अगर मैथ्स में फेल हो रहा हूँ, बचपन में सिर्फ मैथ्स ही स्ट्रॉन्ग था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री से डर लगता था, 11th में मैथ्स में ही फेल हो गए, वो कैसे हो गया? उसके बाद मैथ्स में इम्प्रूवमेंट करना था, अब क्योंकि इतने आगे बढ़ चुके हैं और घर वालों ने इतना पैसा और टाइम इन्वेस्ट किया है, वो वेस्ट नहीं जाने देना था यार। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मैंने पैसे की वैल्यू देखी है कि कैसे मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा खून-पसीना बहा के मेरे लिए लाइक इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई है, तो वो बर्बाद तो नहीं होने देने वाला था। तो मैथ्स में धीरे-धीरे पढ़ाई करने लगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉनिक सेक्शन इन चैप्टर्स को उठा लिया जो कि सबसे ज़्यादा डर लगता था बट ईज़ी थे उन्हें सॉल्व करना। और अगर कोई देख रहा है यार तो ये याद रखना कि उन चैप्टर्स को सबसे पहले उठाओ, जो कि आपको ईज़िली सॉल्वेबल हो और पेपर में उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो। तो वो चैप्टर्स उठाने लगा, धीरे-धीरे ऑब्जेक्टिव मैथ्स भी इंप्रूव होने लगी और ऐसे ही 11th एक अच्छे एंड पे समाप्त हो गई। फिर जी में भी
टॉप बैच मिल गया था मेरे को रीशफलिंग टेस्ट में हमारा और स्कूल में भी अच्छा रैंक आ गया था मेरा। उसके बाद आता है 12th 12th के स्टार्टिंग में कुछ नहीं पढ़ा, मस्ती करने लगा। यूट्यूब चैनल मेरे को बहुत शौक था कि मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है, तो एक गेमिंग चैनल स्टार्ट कर लिया था और 12th में जैसे ही लॉकडाउन लगा, चीज़ें बहुत स्लो डाउन हो गई थी। पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई थी और कोचिंग भी इतनी चल नहीं रही थी। कोचिंग में भी बस डिले हुआ जा रहा था कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो उस समय मेरे को एडिक्शन लग गया कि मैं कंटेंट बनाऊँगा, मैं गेम खेलूँगा, पूरा दिन मैं गेम खेलता, पढ़ता ही नहीं मैं। तो ऐसे अगस्त तक टाइम आ गया, कोचिंग अब धीरे-धीरे स्टार्ट हो गई थी, स्कूल धीरे-धीरे स्टार्ट हो गया था ऑनलाइन, बट उतना कुछ नहीं था क्योंकि वो दोस्त नहीं थे, वो लोग नहीं थे जिनसे कॉम्पिटिशन की वो फीलिंग आती थी। बस सबको लगता था कि घर में 4 कमरे में बंद हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन की फील नहीं आती थी। तो धीरे-धीरे ग्रेड्स नीचे जाते गए, प्रिपरेशन का लेवल नीचे जाता गया और 12th काफ़ी बेकार हो गई थी मेरी। अगस्त का टाइम था, जितने मेरे ओरिजिनल मार्क्स आया करते थे, उससे 30-40% ड्रॉप हो गया था। मेरा एवरेज जो रैंक आती थी, वो भी बहुत नीचे गिर गई थी क्लास में। तो वो एक हिट लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 11th में इतना पढ़ा, इतनी मेहनत करी, वो 12th में आधे में वेस्ट हो रही है। अगस्त का टाइम है, पेपर नवंबर में आने वाला है, क्या करना है? अगस्त में जब टेस्ट सीरीज़ के नंबर गंदे आए, तो एक डिसीजन लेना था कि यार या तो मैं गेमिंग में अपना टाइम वेस्ट कर लूँ, जो एडिक्शन मेरा है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा लूँ, बस गेम ही खेलता रहूँ या फिर पढ़ाई कर लूँ। और उस समय फिर याद आया कि यार घरवालों ने अब तो बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत सपोर्ट किया, उनकी मैं एस्पिरेशंस इतनी ज़्यादा वेस्ट नहीं जाने देना चाहता। तो मैंने गेमिंग से कट आउट कर लिया और फिर जेईई पे ध्यान दिया। अब जेईई में चैलेंज ये था कि 12th आधी निकल चुकी थी, बट 12th का सिलेबस मेरा इतना कवर नहीं था जिस लेवल पे होना चाहिए था। तो एक स्ट्रैटेजी बनानी थी कि यार अब क्या करना है? तो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई जो कि अगर कोई बैकलॉग अपना कवर करना चाहता है, उनके लिए बहुत काम की आएगी कि यार अपने दिन को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लो, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़नी है और हर दिन मिनिमम 25 क्वेश्चन लगाने का टारगेट रखो क्योंकि मेंस में 25 क्वेश्चन आते हैं पर सब्जेक्ट। अगर वो भी नहीं कर पाए तो यार स्पीड कहीं न कहीं आपकी खराब हो जाएगी। तो मिनिमम मैंने हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन का टारगेट बनाया और वो करते-करते मैं लेक्चर्स देखा करता ऑनलाइन, बहुत सारे उस समय टीचर बूम पे थे, तो ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाते थे क्योंकि कोचिंग के तो मेरे को बोरिंग लगते थे, साथ में ऑनलाइन लेक्चर थोड़े फास्टली आप कवर कर सकते हो। तो जो भी रिसोर्स हो यार अवेलेबल ऑनलाइन, उसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट करो क्योंकि ये प्रिपरेशन में जितना ज़्यादा आप रिसोर्सेज़ को एक्सप्लॉइट कर पाओगे, उतना आपको फ़ायदा देगा। तो ऑनलाइन टीचर से मैं पढ़ता था, कोर्स-वोर्स नहीं लिया था, यूट्यूब से ही पढ़ता था और कोचिंग के सॉल्यूशंस वो डीपीपीज़ किया करता था, क्वेश्चन सॉल्विंग किया करता था और हर दिन 25 का टारगेट बनाया। तो जो मेरा 4 महीने का बैकलॉग था, जो मैंने सोचा था कि 3 महीने में मैं कवर कर लूँगा आने वाले, वो 2 महीने में कवर हो गया और अब मेरी प्रिपरेशन एट पेस आ गई। उस समय फिर नवंबर में हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर आके कहते हैं कि जेईई मेन्स के 4 अटेम्प्ट होंगे अब से। तो इस बात पे हल्ला मच गया, काफ़ी लोग रिलैक्स हो गए कि यार जेईई मेन्स के 4 अटेम्प्ट है, आराम से कर लेंगे, इतना कुछ स्ट्रेस नहीं है, प्रेशर नहीं है। उस समय हमारे कोचिंग के टीचर थे जो मेरे काफ़ी क्लोज़ थे, तो उनसे मैं बात कर रहा था। तो बोलते हैं कि बेटा देखो सब लोग रिलैक्स कर रहे हैं, ये अच्छा मौका है, फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना एंड अटेम्प्ट मान लो और फिर तुम स्ट्राइव करो। तो बस उनकी बात मेरे को सीरियसली ली और मैंने फिर 2-3 ऑनलाइन भी रिव्यूज़ पढ़े कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में इतना मेजर परसेंटाइल ड्रॉप क्यों आ जाता है। तो जो प्रिपेयर कर रहा है यार जो जेईई देगा, फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना फर्स्ट अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट मान लो और उसी पे स्ट्राइव करो क्योंकि उसमें परसेंटाइल लाना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो 4 महीने थे जेईई मेन्स को और पूरा 11th-12th रिवाइज़ करना था। तो स्ट्रैटेजी बनाई फिर से दोबारा, पहले सारे कोचिंग के नोट्स पढ़े, उसके बाद खुद शॉर्ट नोट्स बनाए उनके ताकि वो चीज़ मेरी मसल मेमोरी में चले जाए कि मैं पढ़ा क्या है। उसके बाद सारे पीवाईक्यूज़ लगा लिए, 40 साल के जितने भी थे पर टॉपिक सारे लगा लिए और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो जेईई मेन्स के मॉक टेस्ट आते हैं वो करे। तो दिसंबर, जनवरी तक मैंने पीवाईक्यूज़ का पूरा सेगमेंट खत्म कर दिया था और फरवरी के एंड में हमारा पेपर था। बचे टाइम में यार मेरे को मॉक टेस्ट देने थे और मॉक टेस्ट का सीन ये था कि जिस कोचिंग में जाता फिटजी में एआईटीएस नाम की बहुत फेमस टेस्ट सीरीज़ चलती है जो कि एनॉर्मसली हार्ड होती है। तो पहला फिटजी का टेस्ट दिया उसमें मेरे आए -3 वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेरे कॉन्फिडेंस को शैटर कर गया कि यार इतने महीने से पढ़ रहा हूँ और पीवाईक्यूज़ भी अच्छे से हो रहे हैं बट फिटजी की टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ -3 आ गए। तो वहाँ से मैंने क्या किया नहीं अब कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना है, ठीक है? कुछ भी करना है पेपर में डिसकॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाऊँगा मैं। तो मैंने फिटजी की टेस्ट सीरीज़ से नाम कटा लिया कि यार ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं है मतलब हेल्दी नहीं है, मेरे को मेंटल हेल्थ को कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। फिर मैंने फिर रिसोर्सेज़ ढूँढे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन मेरे को एनटी अभ्यास नाम का एक ऐप मिला जो गवर्नमेंट ने हमारे प्रीवियस बैच के लिए निकाला था ताकि उसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट थे अराउंड 180 120 मॉक टेस्ट हैं उसमें। तो वहीं से स्टार्ट किया, पहले मॉक टेस्ट में 90, 100, 90, 100 ऐसे मार्क्स आने लगे। समझ नहीं आ रहा कि यार इतने कम क्यों आ रहे हैं? इतने में तो कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला है। उसके बाद धीरे-धीरे मैं मॉक टेस्ट देता गया। फिर मैंने ये मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं सिर्फ़ पेपर देता था, छोड़ देता था, एनालाइज़ नहीं किया करता था। तो बाद में मेरे टीचर्स ने कहा कि बेटा एनालाइज़ भी कर लिया करो, सिर्फ़ पेपर देने से फ़ायदा नहीं होता। तो 3 घंटे पेपर देना और 3 घंटे फिर एनालाइज़ करता। तो धीरे-धीरे मार्क्स बढ़ा और लास्ट मॉक टेस्ट जो मैंने जेईई मेन्स से पहले दिया था, उसमें मेरे 230 240 मार्क्स आ गए थे। फिर जेईई मेन्स का हमारा पहला अटेम्प्ट होता है। पहले अटेम्प्ट में जाके केमिस्ट्री बहुत ईज़ी आती है। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता हूँ क्योंकि एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद फिज़िक्स, मैथ्स करोगे, तो बहुत ईज़िली आपका पेपर हो जाएगा। केमिस्ट्री एंड में रखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा पेपर छूट सकता है क्योंकि फिज़िक्स, मैथ्स टाइम टेकिंग है, उसमें उलझे रह जाओगे और लोग ईगो के कारण
ये ले लेते हैं कि मेरे को फिज़िक्स का ये क्वेश्चन करना है, मेरे को मैथ्स का ये क्वेश्चन करना ही करना है, क्योंकि मैं पढ़ के आया हूँ। तो वो ईगो पे नहीं लेना होता। ये पेपर में हर क्वेश्चन चाहे एक सिंबल 1 + 1 2 आए या 1 + 1 2 प्रूव करना है, दोनों सेम मार्क्स ही देंगे। तो ईगो पे कोई क्वेश्चन नहीं लेना। जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो, वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। तो यही किया, पेपर मेरा आधे घंटे पहले हो गया और 99.4 परसेंटाइल मेरी आ गई। उसके बाद मैं इतना चिल डाउन हो गया कि यार मेरे को जेईई मेन्स में 99 आई थी। एडवांस का मैंने तब भी नहीं सोचा था। और आगे जाके सेकंड अटेम्प्ट हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में बिल्कुल मैं पढ़ा ही नहीं, जितना मुझे 14 घंटे पढ़ना चाहिए था, मैं सिर्फ 6 घंटे पढ़ा, तो 97 ड्रॉप हो गई। वो बुरा लगा यार, 97 कैसे आ गई? पहले अटेम्प्ट में 99, दूसरे में 97, सोचा थर्ड अटेम्प्ट में फिर 99 लाना है अब तो पढ़ा, उसमें 98 ही आई। वो कहीं न कहीं फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यार 99 से बिल्कुल 98 पे मैं ड्रॉप हो गया। तो तब मैंने अपने पापा से लाइक बैठ के बात की, पापा ये क्या हो रहा है? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पापा बोलते, देख बेटा, कुछ भी कर ले, तूने बहुत मेहनत करी है, तू बस अपना बेस्ट दे। मैं हूँ, अगर तू कहीं गिरेगा, मैं तुझे सँभाल लूँगा, ठीक है? डरने की बात नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ, आईआईटी नहीं हुआ तो डीटीयू, एनएसडीटी ऑप्शन है। बस तू अपना बेस्ट दे, डर मत किसी चीज़ से, मैं हूँ तेरे को सँभालने के लिए। और भाई ये सुन के ना कि आपके फादर आपको बोल दे कि हाँ बेटा, मैं हूँ तेरे को सँभालने के लिए, तू टेंशन ना ले। एक अलग लेवल का यार आपको कॉन्फिडेंस देता है, और बस वहीं से इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो कुछ भी हो जाए, एडवांस निकल जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। अब तो आईआईटी निकालना चाहे कुछ हो जाए। तो उस समय मैंने देखा कि यार सबसे क्लोज़ेस्ट और सबसे टफ़ेस्ट आईआईटी कौन से हैं, तो आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली आ रहा था। अब बॉम्बे मेरे को थोड़ा लोकेशन वाइज़ मेरे को थोड़ा पर्सनली कम मेरी प्रेफ़रेंस में था, दिल्ली मेरे ज़्यादा था, घर के थोड़ा पास था। तो मैं कहा यार अब आईआईटी दिल्ली क्रैक करना है, कुछ भी हो जाए, पता नहीं कैसे करना है, बस करना है। तो उस समय आईआईटी दिल्ली की मैंने मिनिमम कट ऑफ देखी, और ऐसे में एक दिन यूट्यूब चला रहा था, तो एक वीडियो दिखी मेरे को कि आई जेईई एडवांस विल बी ईज़ियर दिस ईयर, और वो वीडियो में बताया था कि आप पीवाईक्यूज़ को अगर अच्छे से एनालाइज़ करोगे जेईई एडवांस के, तो क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट होता है। क्वेश्चन्स रिपीट नहीं होंगे, बट एक स्टाइल ऑफ क्वेश्चन्स जो होते हैं कि क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो रिपीट होती है। तो मैं कह रहा 3 महीने हैं अब जेईई एडवांस को, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कोई रिसोर्स नहीं है, सिर्फ़ पास्ट ईयर पेपर है। तो मैंने पिछले 10 साल के पेपर उठाए और हर पेपर को 6 बार लगा लिया। मुझे पता नहीं क्या हुआ, सबकॉन्शियसली वो पेपर का पैटर्न मेरे दिमाग में चला गया। और जब मैं जेईई एडवांस देने गया, तो मैं सोच के गया था कि यार लास्ट ईयर की तरह हमारा पेपर मुश्किल आने वाला है। 2020 का पेपर बहुत मुश्किल था। 2021 में जैसे ही मैं बैठा, हमारा पहला पेपर इतना ईज़ी आया, लाइक आधे घंटे पहले पूरा फिज़िक्स का सेक्शन सॉल्व हो गया। तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि यार मैं ज़्यादा पढ़ के आया हूँ, पेपर ईज़ी आ गया। तो चिल हो गया यार पेपर की, अब की बार तो एडवांस ईज़ी आया 21 का। दूसरे पेपर में क्वेश्चन इक्वली हार्ड हो गए। पहला 15 मिनट एक क्वेश्चन नहीं हिल रहा, और उस समय लगा कि यार अब तो शायद आईआईटी का सपना गया, क्योंकि 15 मिनट जा चुके। जेईई एडवांस जैसा पेपर है और एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो धीरे-धीरे यार केमिस्ट्री सेक्शन देखा यार, कुछ तो निकले, 1-2 क्वेश्चन निकले, फिज़िक्स में 1-2 निकले, मैथ्स में 1-2 निकले। एंड मोमेंट में भी दूसरे पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं निकल पाए थे। मैथ्स के 2 कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स थे, वो मैं दोनों छोड़ के आया था, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहे थे क्या थे। उसके बाद यार बस सोच लिया कि अब जैसा भी गया प्रिपरेशन खत्म हुई, और एंड रिज़ल्ट का अब मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कैसा भी आए। बट धीरे-धीरे फिर घर पे टाइम बीत गया, दोस्त बात करने लगे, तो दोबारा इनसिक्योरिटी होने लगी कि यार आएगा भी या रिज़ल्ट की नहीं। तो जब मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे, तो मेरे 126 130 कुछ बन रहे थे, और पास्ट ईयर के हिसाब से वो रैंक बनती 14 से 13,000 के बीच में रैंक बनती। तो आईआईटी दिल्ली का था कि सपना, तो वो टूट गया। मन में लगा कि यार क्या किया ये, मतलब इतनी अच्छी रैंक भी नहीं बन पाएगी। बट जब रिज़ल्ट आया तो मेरी रैंक 7,000 आई, और मेरी जो कैटेगरी रैंक है वो 1409 आई। तो जो मेरे आईआईटी दिल्ली का सपना था वो फाइनली पूरा हुआ, और इतनी मेहनत के बाद यार आईआईटी दिल्ली में एंट्री फाइनली मिल गई। और उसके बाद मतलब अब लगा कि हाँ, सारी प्रिपरेशन वर्थ इट हुई। और जो मैंने चीज़ सीखी यार, उसमें से एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। क्योंकि बीच में मैंने कंसिस्टेंसी खोई थी, तो उसको बहुत ज़्यादा बैकलैश मेरे को देखने को मिला था। और यार अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आपके पास इतने मतलब क्रिटिकल सोचने की एबिलिटी नहीं है, और आपने कोई ओलंपियाड क्रैक नहीं किया है, और अगर आप कोटा से नहीं हो, तो यार डरने की बात नहीं है। कोई भी कोटा में जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आइंस्टाइन बन के ही आएगा। सिर्फ़ कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखोगे, तो कोटा वालों को आप बहुत ईज़िली पीछे छोड़ सकते हो। और यार अपने मटीरियल्स को कंसाइज़ रखना। ज़्यादा बुक्स के पीछे भागोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 2-3 बुक्स रखो पर सब्जेक्ट, और उनको जितनी बार रिवाइज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। और यार एंड में अगर कोई गेमिंग है हो या हॉबी कोई फ़ॉलो करनी है, तो ज़रूर करना यार। रोबोट नहीं बन जाना है इस प्रिपरेशन में, भूत नहीं बन जाना है। बस इतना याद रखना कि आपकी प्रिपरेशन हैम्पर ना हो उसके कारण। अगर आपकी प्रिपरेशन हैम्पर हो रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, वो टॉक्सिक बन जाएगी। बट अगर आप एक हेल्दी वे में उसको परस्यू कर पाते हो, तो बहुत सही है, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। अगर कभी लगे कि रास्ते से भटक गए हैं, तो अपने मम्मी-पापा को याद रख लेना। मेरे केस में मेरे मम्मी और पापा ने बहुत मदद की थी। पापा ने फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत उठाया था, और मम्मी यार कहीं भी इन 2 साल घूमने नहीं गई। हमेशा रहती थी कि आप लोग चले जाओ, मैं अपने बेटे के साथ हूँ, इसका ध्यान रख लूँगी। ये वैसे भी पढ़ाई में बिज़ी रहेगा, मैं हूँ। तो कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तो यार माँ और बाप का ज़रा चेहरा याद रख लेना कि वो कितना खुश होंगे जब आप आईआईटी जैसे कॉलेज में जाओगे, जब आप उनका नाम रोशन करोगे। और उसके बाद भी यार एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके मन में ज़रूर आएगा। और ये चीज़ बातें रख लो यार, ज़्यादा
प्रिपरेशन में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो टेंशन लेगा वो जल्दी टूट जाएगा। और यार एंड में टॉपर नहीं जीतता यहाँ पे, वो जीतता है जो कंसिस्टेंट रहता है, जो टिके रहता है, जो अपने गोल से नहीं भटकता है। थैंक यू।